यस सर, थैंक यू सर। तो बेटा हम लोग पिछले दिन न्यूटन के शीतलन का नियम पर आ गए। तो पहले प्रॉब्लम किसी का कोई न्यूटन के शीतलन का नियम लॉ ऑफ न्यूटन। लॉ ऑफ न्यूटन या इसी को न्यूटन्स कूलिंग लॉ भी कहा जाता है। तो दोनों तरह से समझे नाम क्या फर्क है, मतलब शीतलन के नियम। तो आइए पेपर में ये क्वेश्चन आपके लिए दो तरह से होगा। एक तो सीधा सीधा हो जाएगा कि न्यूटन के शीतलन के नियम से क्या समझते हो। यस सर। सूत्र का निरूपण करो। यस सर। या अंग्रेजी में कह दिया डेराइव द न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ठीक। यस सर। अब इस पर दूसरा सवाल सुनो जो कारण बन के आएगा कि जाड़े के दिन में कोई वस्तु ठंडी जल्दी हो जाती है। यस सर। जबकि गर्मी के दिन में ठंडे होने में समय लगता है। यस सर। आप देख रहे होंगे जाड़े में आपका भोजन जल्दी ठंडा हो जाता है। यस सर। तो हमने भोजन शब्द ना करके कोई वस्तु में लेकिन आप तो समझ गए उसकी जगह भोजन भी कहा जाएगा। तो जाड़े के दिन में भोजन जल्दी ठंडा हो जाता है और गर्मी के दिन में देर से ठंडा होता है। ऐसा क्यों? तो चलो देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ही हमें एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा क्यों होगा। यस सर। और देखो सबसे पहले न्यूटन के नियम को समझने के लिए तुम्हें ये समझना जरूरी है कि शीतल होना कहते किससे। जैसे हम अभी आप में से किसी से पूछे कि बताओ बेटा ठंडा होना क्या होता है, तो शायद चकरा जाए कौन सी को ठंडा कहा जाए। चलिए कोशिश करते हैं जानने की। बताओ बेटा अर्पिता, ठंडा होना यदि शीतल होना किसे कहेंगे? किसे कहोगे कि ये शीतल है? जानते हो लेकिन कहना पड़ रहा है तो सोचना पड़ गया किसे कहेंगे। हाँ बताइए। जो हमारे शरीर के तापमान से कम हो सके। चलिए ठीक है, जो आपको समझ में आया बोलिए, कोई इशू नहीं। बैठिए, आप बताइए ठंडा होना किसे कहेंगे? नहीं आ रहा है कहने। चलिए लेकिन अब मैं आपको हेल्प करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यही तो ठंडा होना है। जैसे आपने अभी अभी खाना मम्मी ने पका के आपके थाली में रख दिया और वो भोजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म है। तो बताओ जैसे ही आपने रखा, यस, बताओ अब इसमें से उष्मा का उत्सर्जन होना शुरू हो गया। यस सर। अभी परसों के लेक्चर में चल रही थी यस सर। कि उसमें से भाप निकलने लग गया। यस सर। तो आपने कहा कि जब किसी वस्तु के सतह से उष्मा बाहर निकलने लगती है तो इस घटना को उत्सर्जन कहते हैं। अब आप बताओ, अब उत्सर्जन के कारण इसका टेम्परेचर अब भी 100 ही रहेगा कि गिरने लगेगा? चलो 90 हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, 30 पे आके रुक गया। यस सर। तो आप कह दोगे कि कोई भी वस्तु से उष्मा तभी तक निकलती है कैलोरी मापी के सिद्धांत पर, यस सर, जब तक दोनों के तापमान। अगर 30 आके रुक गया, अब 30 से 29 नहीं हो रहा है। यस सर। मतलब है कि अब ये ताप वातावरण के ताप के बराबर है। जब तक इसका ताप वातावरण से ज्यादा था तब तक नहीं हो रहा है। यस सर। तो अब अगर हम यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएं तो इसके बाद नहीं गिर रहा है। तो देखो ताप में गिरावट आ रही है कि नहीं? यस सर।
तो इसी का नाम शीतलन। यानी वस्तु के ताप में आई गिरावट वो शीतल होना। यही होता है। तब आपका कभी छुए, अभी तो जोर अभी ठंडा नहीं हुआ है, 10 मिनट बाद छुए तो फिर अब बहुत ठंडा हो गया। तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट द बॉडी इज नाउ बिकम कूल? यही ना, पहले टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर कम हो गया, तो वस्तु ठंडी हो गई। आपको मैंने पूछा था बताओ शीतल होना किसे कहते हैं, तो तुम करो सर कैसे पढ़े, तो कैसे कहे मिल गया कि वस्तु के ताप में अगर गिरावट आती है तो इसी आई गिरावट को शीतल होना है। आप समझ गए? तो इसीलिए बुद्धि को सही दिशा में ले जाके सोचोगे तो डेफिनेशन आ जाएगी। तो क्लियर हो गया? सबको आ गया? अब मिल गया, सब मिल गया। अब विकास कभी का सोच रहे हैं कि हमने भी तो यही कहा था सर, हमारी बात को सही क्यों नहीं कहे? तो भैया विकास, आपने जो कहा था वह था कि हमें कोई वस्तु का ठंडा होना अनुभव कब होता है? तो आपका जो जवाब था वो ठंडा होना महसूस होने वाला जवाब था। क्योंकि जब हमारे से किसी का ताप कम होता है और हम छूते हैं तो मेरे में से ऊष्मा निकलने लगती है तो हमें ठंडा अनुभव होता है। तो इसीलिए आपका जवाब गलत था, क्योंकि वो ठंडा हमें कब कोई वस्तु लगती है उसका जवाब था। हमने पूछा था ठंडा होती कब है, किससे ठंडा होना कहते हैं? तो ठंडा होना किससे कहते हैं? यानी when the falling of temperature takes place in an object, that is the cooling. यानी ताप में वस्तु की गिरावट आना शुरू हो गई। तो रोज आपकी मदर ये कुछ एक्सप्लेनेशन देती है, जल्दी खा लो खाना जुड़ा जाएगा। तो उनका मतलब जुड़ा जाएगा से क्या है? ताप गिर जाएगा। क्योंकि उनके पास अनुभव है, तुम्हारे पास फिजिक्स है, तो उनको पता है कि गर्मा गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है और ठंडा भोजन का स्वाद कम क्यों होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं गर्मा गर्म खा लो, नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्मा गर्म भोजन का तापमान ज्यादा होने से पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए वो जीभ पर आने पर ज्यादा एरिया पे जीभ पर जगह घेरेगा, ज्यादा हमें स्वाद का अनुभव ज्यादा होगा। Yes, sir. अब ये बात ना भूल जाए, इसी पर मैंने आपसे एक सवाल उठाया था कि अगर कहीं आग लगी है तो गर्म पानी फेंकेंगे तो बुझेगी? तो सर जी नेटवर्क दूसरा पकड़ लिया था। So that we on the deficit in the temperature, ताप में आ रही गिरावट को ठंडा होना चाहिए। अब ताप में गिरावट क्यों आई? तो वो आपके पास कैलोरी मापी का सिद्धांत ऑलरेडी है। और दूसरा, ये ताप में गिरावट उस वक्त ऊष्मा के उत्सर्जन से आई। और कहें तो हम कह सकते हैं कि वी आर लूजिंग द टेम्परेचर, हम ऊष्मा खो रहे हैं, इसलिए ठंडी लग रही है। अब आती है बात दूसरी, वो क्या? न्यूटन साहब ने इस ठंडा होने के लिए एक रूल दिया। तो उनके रूल को पहले जानने के लिए पहले शीतलन की दर जानना पड़ेगा। अभी क्या जाने हैं? शीतलन होना क्या है। हम जानेंगे शीतलन की दर। शीतलन की दर, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडा होने की दर, शीतलन की दर। अब आप तो जानते ही हो कि किसी की दर निकालनी हो तो समय से भाग देते, अब तो समय से भाग देते तो दर पाई जाता है। यदि
ताप में आई गिरावट की दर को शीतलन की दर कहते हैं। अब आओ, अब तुम जरा दिमाग लगाओ तो परिभाषा इससे भी अच्छी आ सकती है। शीतल होना माने ताप में आई गिरावट, अब दर माने समय से भाग, तो जो समय है वो चला गया बटन के नीचे, जो बटा के नीचे जाता है वो तो इकाई समय में ताप में होने वाली ताप को शीतलन की दर एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है कि नहीं आ गई को यानी कि इकाई समय में वस्तु के ताप में आने वाली उस वस्तु के शीतलन की दर, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है जिसकी चालकता कम होगी वो कम देगा, जिसकी अधिक होगी इसीलिए उसकी दर नहीं है। जैसे रोज सुबह होती है, आप में से कई लोग गलती से नहा भी लेते होंगे, लेकिन बात समझिए, और ऐसी गलती कम ही लोग करते होंगे, बाकी कोई फेयर एंड लवली पे बाहर झाड़ो, फेयर एंड लवली लगाओ, चल दो स्कूल, रास्ता में जे भी लोग बताते चलो आज बड़ी ठंडी है तो अगला जल जाएगा ना हम क्या रहा है। तो आप जब देखो, ये आप ऑब्जर्वेशन करना, आपके साथ भी होता है। अभी आप लोग जब सुबह सुबह आते होगे तो मौसम के हिसाब से पहले मौसम का जानकारी देते हो, अरे आज बड़ी ठंडी लगा, नहाए में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये नहाए नहीं फर्जी बात बतिया रहे हैं, लेकिन बताना चाहते हो कि हम नहाए तू नहीं नहाए, तो वो तोरे लिए 420 तू है, तू 840 है, तो कहता तू सही कर दो, हम तो भरवा भी नहीं लिया पक्का पता है दोनों फ्रॉड है। बात समझिए, क्योंकि फ्रॉड होने का पहचान यही है, जो व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा बोले या बिना टॉपिक का बोले, कर मतलब फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। फ्रॉड की ये पहचान चाणक्य ने दी है, हम लोग भी उसी आधार पर बोल देते तू फ्रॉड हो, झूठ बोल, इसलिए हम कह देते तुम झूठा हो, अपनी आदत बदलो। विद्यार्थी जीवन चरित्र बनाने की पाठशाला है। ऐसे कुछ दिन पहले एक बच्चा था, वो हर बात को सुनकर बस मुड़ी हिलाता था, हम कहते तुम खाली ढकोसला बनाते हो कि तुम किसी की बात सुनते हो, तुम एक नंबर का फ्रॉड हो और बात भी हो, खाली हर सवाल का समस्या का हल बात ऐसे कर देना चाहते हो, कर्म से नहीं। तो जब तक बात में कर्म नहीं आएगी तुम्हारा व्यक्तित्व तो नहीं बनेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। इसलिए और हमारे पास पैरामीटर होता है, हम पूछते रहते हैं, कोई भी बच्चा आता है तो पूछते हैं क्या हुआ, प्रोग्राम सेट हो गया, आप लोग ये कर लिए, वो कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा है, उसी से मैं जान जाता हूँ कि इसके बातों में कर्म सम्मिलित है या नहीं, या मेरे से झूठ बोल रहा है। तो मेरे पास पैरामीटर बहुत से होते हैं और उसी अनुसार मैं क्लासरूम में उस बच्चे से इंटरेक्ट होता हूँ। अगर मुझे उसमें सच्चाई दिखती है तो उससे ज़्यादा इंटरेक्ट होकर उसकी ओर देखता हूँ, फ्रॉड दिखता है तो उसकी ओर कम देखता हूँ, फिर इशारे भी करता रहता हूँ और ये भी देखता हूँ कि मेरे इशारे से वो कितना प्लीज हो रहा है और कितना मुझे जवाब दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो मुझे ध्यान से सुनता है या केवल फॉर्मेलिटी से सुनता है। तो जब उसकी रिप्लाई मेरे एक्शन के अनुसार आती है मतलब वो मुझे ध्यान से देख रहा है, यानी कि मेरी बातें उसकी खोपड़ी में डायरेक्ट जा रही है। और जब उसका एक्शन नहीं आ रहा होता तो समझ जाते खाली ऊपर से दिखा रहा है कि हम कर रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं हो पाया। तो इसीलिए आपको बहुत हर बातों को ध्यान से सुनना होगा, करना होगा, और जब आप करते जाओगे तो आप में मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको इंतजार रहेगा उस व्यक्ति से मिलने का और उससे बातें करने का। और अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं तो समझ जाओ सब्जेक्ट से कट रहे हो, यानी सब्जेक्ट तुम्हारे खोपड़ी में घुस नहीं रही है। ये चीजें एक दिन में नहीं आती हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 तब व्यक्ति बन पाता है। तो इसका तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए।
तो कूलिंग रेट कैसे निकालनी है समझ आ गई ना? तो देखो समय का डिवाइड किया, समय गया बटा के नीचे, और जो बटा के नीचे जाता है उसे इकाई पे समय गया है तो इकाई समय, इकाई समय में ताप में आने वाली वस्तु की शीतल शीतल सबका शुरू कर दो अपना अपना लिखो। अच्छा तो मैंने यहाँ लिख दिया परिभाषा एकांक समय में वस्तु के ताप में आई गिरावट शीतलन की दर है। ऐसे ही ना? तो बताओ एकांक हो गया तो समय कहाँ बटा के नीचे और गया ताप आई गिरावट। बोलो समय यस सर ताप को थीटा से गिरावट माने डेल। बोलो डेल थीटा बाय डी इक्वल टू यस सर कोई दिक्कत नो सर करोगे? Yes, sir. The temperature difference of object in unit interval of time is called rate of cooling. अब बराबर करके temperature difference upon time. निकाल तब वापस नियम पे आ जाएगा। यस यूनिट बताइए डेल थीटा बाय टी टेंपरेचर समय बोलिए डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड। यस अब आ जाइए वापस। अभी हमने शीतल सीखा, शीतलन की दर सीखा। अब न्यूटन साहब के नियम को उठा लिया। यस सर बताओ ठंडा वस्तु तभी होगी जब उस वस्तु के सराउंडिंग का टेंपरेचर कम है। यस सर नीचे टर्म्स में बोलिए जो उसका कम है, क्योंकि कम होने पर ही उत्सर्जन होगा तो ताप गिरेगा। यस सर तो बोलो इसका ये जो सराउंडिंग है बोलो उसका नाम है वातावरण। जैसे तुम सबको ठंडी लग रही है यस सर क्योंकि तुम्हारे परिवेश परिवेश माने वातावरण, परि माने परितः, वेश माने चारों, तो तुम्हारे उसी को परिवेश फिजिक्स में कहते हैं और वायु की भाषा में पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण पर्या माने परितः। जो अभी मैं हिंदी वाली मैम पढ़ा रही थी तो मैं आया था यही कह रहा था, तो अभी मैं 3-4 उदाहरण देने लगता तो मैं हिंदी पढ़ने लगता और मैम को खड़ा रहना पड़ जाता। तो इसीलिए मैं कम शब्दों में बोल के निकल गया कि साइंस के बच्चे को अगर थोड़ा इशारा कर दिया जाए तो दिशा पकड़ लेता है, और अगर इशारा के बाद भी दिशा नहीं पकड़ता तो इसका मतलब वो बच्चा साइंस पढ़ने योग्य नहीं है। तो हम आपको योग्य मान के चल रहे हैं, आप अपने को भी योग्य बनाएंगे। तो पर्यावरण पर्या माने परितः का आवरण, तो हमारे परितः का आवरण कौन है? वातावरण है। जो अभी कल परसों पढ़ाते हुए बता दिए थे कि एटमॉस्फेयर में जहाँ जीव है वह है बायोस्फीयर, हम लोग जल मंडल में रहते हैं। अगर कभी वाइवा चल रहा हो जनरल पूछ दे कि आप इस एटमॉस्फेयर में किस स्फीयर में रहते हैं, बायोस्फीयर में रहते हैं। तो उसी को हम फिजिक्स में पर्यावरण न करके हिंदी में परिवेश कहते हैं और अंग्रेजी में सराउंडिंग, यानी आपके चारों आपके चारों तरफ एक वैज्ञानिक इधर है, एक इधर है, आगे खाली है, पीछे वैज्ञानिक है, तो ये आपकी सराउंडिंग होगी। और साहित्य में इसी को
बोला जाएगा संग। अब देखो साहित्य में हिंदी शब्द के बदले संग, जिसके साथ उठते बैठते हो, वो साहित्य हो गया। शब्द कैसे कैसे अपना रूप बदल रहे हैं। इतना भी नहीं सीख रहा स्टूडेंट तो हिंदी पढ़ने उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। तो बेटा ये वातावरण है, तो वातावरण में यानी इसके सराउंडिंग में जब टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लो रहेगा तभी एमिशन होगा। और अगर वातावरण का टेम्परेचर हाई होगा तब एब्जॉर्प्शन होगा और शोषण होगा, जो बच्चों के लेक्चर में बताया। जैसे इसके नीचे चूल्हा रख दिए, उसमें लकड़ी कोयला गोइठा जला रहे हो, तो उसका परिवेश का ताप बढ़ गया, इसलिए इस समय ये एब्जॉर्ब कहते हो ना, तो अब गर्म हो गया। तो अगर सराउंडिंग से ऊष्मा जा रही है बॉडी में तो एब्जॉर्प्शन है, और एक बॉडी से ऊर्जा आ रही है एमिशन, और उससे जो ताप गिरेगा वो कूलिंग हो रही है और इससे हीट हो रही है। जैसे अभी गर्मी का दिन आएगा तो तुम ही लोग शिकायत करोगे कि सर आज बड़ी गर्म लग रहा है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग तुम्हें ऊष्मा दे रहा है। आज क्या मतलब सर थोड़ी ठंडी लग रही है, क्योंकि आज तुम सिस्टम हो सराउंडिंग को ऊष्मा दे रहे हो, तो दैट्स व्हाई योर टेम्परेचर इज नाउ बीइंग फॉलिंग। इसलिए आपका तापमान गिर रहा है। कभी यानी यू आर बिकम कूल्ड, आप ठंडे हो रहे हो। अब तो लोग समझ आया? तो ई कहते हैं कौन? न्यूटन कि वस्तु के शीतलन की जो दर है वह उस वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। इसी को न्यूटन के शीतलन का नियम कहते हैं। अब समझ आ गया शीतलन का नियम क्या है? कि किसी भी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु और वातावरण के ताप में समानुपाती होता है। यानी ताप का अंतर जितना कम होगा ठंडा होने की दर कम होगी, अधिक होगा। अब इससे तुम अनुभव करो, जो कारण बताए थे अब ये डील कर लो। तुमने कहा शीतलन की दर वस्तु एवं वातावरण के तापांतर, ताप के अंतर में तापांतर के समानुपाती होता है। तो मैंने कहा ये तापांतर कम है तो रेट भी ठंडा होने का कम, और अगर ज्यादा है अब मैंने सवाल किया था कि ठंडे में भोजन, जाड़े के दिन में भोजन जल्दी ठंडा भी हो जाता है, गर्मी में क्यों? आओ जवाब शुरू। भोजन अगर 100 डिग्री पर बन रहा है, कुक हो जा रहा है, तो अभी जाड़ा से गुजरे हो, अभी तुमने देखा था 5-6 दिन पहले मॉर्निंग का टेम्परेचर 9 डिग्री, तो इसके बीच में अंतर 91 का है। गर्मी में देखोगे, गर्मी के दिन में टेम्परेचर चला जाता है 30, 32, 34, 38, 40 तक चला जाता है। तो अब बोलो तापांतर 60 का है, बोलो तापांतर जाड़े में ज्यादा है और गर्मी में कम है। ये गर्मी है, ये ज्यादा है। कम है तो शीतल होने की दर कम है, और ज्यादा है शीतल होने की दर ज्यादा है। अगर पूछा जाए कि भोजन जाड़े के दिन में जल्दी ठंडा होता है और गर्मी के दिन में लेट से ठंडा होता है, तो क्यों? तो हम जवाब देंगे कि वस्तु और जाड़े के दिन में वस्तु और वातावरण के ताप का अंतर ज्यादा है और गर्मी में कम है, इसीलिए जाड़े में शीतलता की दर ज्यादा रहती है और गर्मी में शीतलता की दर कम होती है, इसीलिए जाड़े में जल्दी ठंडा हो जाता है। आगे आप समझ गए? अब डेरिवेशन किया है, नीम नोट को किया है, लिख लो।
अब देखिए डेरिवेशन जाएगा। चलिए यस सर। माना ये कोई एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक ताप θ1 डिग्री सेंटीग्रेड है। यस सर। और इसके बाहर का जो ये परिवेश है जिसे पर्यावरण कहते हैं, लिख दें या पर्यावरण, उसका तापमान यस सर। अब T समय पश्चात इसका तापमान बताओ ये कब रहेगा? यस सर। θ1 थीटा। तो बोलो सर्जन शुरू हो जाएगा। यस सर। तो माना T समय पश्चात इसका तापमान θ1 से लेकर ताप दे दिया तो ठंडा हो रहा है। यस सर। जो पढ़ के आ रहे हैं यस सर। ये ताप गिरेगा तो ठंडा होना चाहिए। यस सर। तो अब जो रूल पढ़े उस पर हल करते हैं। यस सर। पढ़ा चुका हूँ इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए शीतलन की रेट ऑफ कूलिंग बोलो अभी भी पढ़े हो ना। ताप में आई गिरावट बटा लगा समय। तो बोलो ताप में गिरावट θ1 से θ2 घटा देना गिरावट आ जाएगी। या जैसा अभी क्या दिक्कत है? नो सर। हम न्यूटन का रूल यस सर। इसलिए न्यूटन के नियम सीख लो तो उतारे। Therefore, according to Newton's law, बोलो क्या नियम पढ़े हो? शीतलन की वस्तु के समानुपाती होता है। बोलो शीतलन की जरिए यस सर। अब याद रखना डेल बीटा ऐसे निकलेगा। यस सर। समानुपाती। यस सर। अब चाहिए वस्तु का ताप। बस यही जो बात समझ गए काम कर निकल जाएगा। यस जो नहीं समझा बस यही सवालों गलत लगाएगा। अब चले जाओ लेसन नंबर 3 में। यस। तुम्हें पढ़ाया गया कि किसी का भी ताप अगर असमान रहता है, ताप ही नहीं कोई भी भौतिक कारक, यस सर। तो उसकी गणना औसत से की जाएगी। यस सर। तो हमारा वस्तु θ1 पे गर्म था। यस सर। T टाइम के बाद θ2 पे हो गया। तो अब हम कौन टेम्परेचर रखें, θ1 की θ2? तो जो पढ़ा लिखा वो कहेगा सर एवरेज। यस सर। क्योंकि जब मान असमान हो तो गणना तो यही जो बच्चे बात दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी पढ़ाई गई तो आपको कही गई थी बेटा ये हर जगह लगेगा, खाली ये नहीं लगना। यस सर। तो ये जो वस्तु का ताप होगा वह ताप कौन सा ताप लिया जाएगा? यस। औसत निकालने का तीन तरीका है। यस सर। समांतर मार्ग, गुणोत्तर मार्ग, आरएमएस विधि। तो बोलो ये क्रम से दिया होगा। यस सर। तो θ1 तो अगर औसत ताप को θ डैश मान लें, यस सर। ये हो गया θ1, ये रहा वस्तु का समझ में आ गया? यस सर। तापांतर निकालना होगा तो इस तरह से निकल के आएगा। यस सर। और वस्तु का ताप इससे निकलेगा। यस सर। कितने लोग समझ गए ना कहाँ? यस सर। कहाँ गलती कर सकते हो? यस सर। और वातावरण का तापमान यस सर। अब बोल बेटा
Yes, sir. Theta dash minus 2. न्यूटन का where k is equal to और इसको बोलेंगे न्यूटन्स Yes, sir. तो ये आपका फॉर्मूला है। Yes, sir. यही था न्यूटन के और आपने देख लिया, इस पर सवाल भी जान रहे। Yes, sir. जाड़े के दिन में वस्तु ठंडी नहीं हो जाती है और कहते हैं लेट से क्यों ठंडा होती है? अब आइए अब आपको बताते हैं बीन का नियम। बस ये ऐसे हो Yes, बीन का नियम। बीन वैज्ञानिक का नाम है। बीन का चलिए देखिए बीन का नियम। बीन देखो बेटा बीन का नियम। चलो बीन का नियम बनाने के लिए हम तुम्हें एक प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं और उसी प्रैक्टिकल से हमेशा के लिए बीन के नियम को याद करना। लेकिन जाने से पहले पुनः पीछे वाला ज्ञान रिपीट कर दें। अभी परसों के लेक्चर में मैंने सूर्य से जो जितना रेडिएशन पढ़ा था सबको दिखाया था कि वह वेवलेंथ के रूप में आता है और वो बताने के बाद हमने आपको ये भी बताया कि बेटा जो भी ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है अथवा रिलीज की जाती है यानी अवशोषण की जाती है या की जाती है। ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन दोनों ही तरंगदैर्घ्य के रूप में होता है यानी तरंगों के ही रूप में ऊष्मा निकलती भी है और जिसका अनुभव आप कर सकते हो। कभी कोई आँच आ रहा वहाँ खड़े हो तो जैसे लगेगा आँचिया तुमको ढकेल जैसे मुंह के आगे हाथ रख के फूंक मारो तो लगेगा कुछ आके टकरा रहा है। यानी वेव आके टकरा रही है और वेव ही निकल के तुम्हारे बॉडी पर आ रही है। वही आँच ज्यादा हो तो ढकेल लेती है, कम हो तो उसे फील करने के लिए पास आ जाते हैं। इसलिए आँच ज्यादा लगे तो दूर जाते हो। पहले बताओ इतनी बात समझ आप समझ गए तो चलो हम इस एक्सपेरिमेंट को मैं तुम्हें अगरबत्ती या देहात का पौधा या लकड़ी गोईठा जला के दिखा रहा हूँ। जैसे देखो हमने एक अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती जलेगी तो देखना है क्या लाल रंग का जलेगा। तो इससे जब धुआं अगरबत्ती निकलेगी तो देखना ये धुआं पहले ऐसे रहेगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा अब ये देखना बड़ा होता जाएगा। ऐसा कोई देखा? अब देखे हो तो चलो इसमें थ्योरी पकड़ो। बताओ एक चक्र में तय की गई दूरी को हम तरंगदैर्घ्य ये मैंने तुम्हें कई बार बोलो इस समय लाल है तो इस समय टेम्परेचर ज्यादा है यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो देखो वेवलेंथ छोटी है यानी कम है। अब जैसे से ऊपर जाओगे बताए थे ताप गिरने लगेगा तो ताप गिरने के साथ देखो अब इसका वेवलेंथ अब ताप गिर रहा है तो वेवलेंथ यहाँ देखो और गिर गया और बड़ा बड़ा वेवलेंथ देखो कोई रिलेशन मिला
अभी की बात देख रहे हो ना? यस अभी के पहले नोटिस किए होते तो किसका नियम होता? हम लोग तो भी लोग का शिबू का नियम होता। लेकिन शिबू देखिए अब इसमें इसकी क्या गलती? पैदा लेट हुई इनके पहले बीन पैदा हो तो बीन ने देख लिया, इसलिए बीन का नियम है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी उत्सर्जित विकिरण का तरंग उसके परावर्तन के विरुद्ध समानुपाती होता है। इसे भी तो भूल जाएगा जरूर। अगरबत्ती याद है खा लेना चाहे जल्दी से बस हरे हरे हो जाओगे, नियम याद हो जाएगा। सही है। करते हुए देखेंगे देखना ऊपर तो तुमको कितना आँच रहता है कि ऊपर वेव दिखता ही नहीं। यानी वेव बहुत छोटा है, लेकिन जैसे ही ऊपर आ जाता है ताप गिरने के साथ अपने आप समझ आ रहे हैं? अगर कोई पूछे कि यहाँ क्यों नहीं वेव दिख रहा है तो तुम ये बीम का नियम समझा यहाँ ताप इसलिए वेवलेंथ इसलिए वेवलेंथ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रही और जैसे से ऊपर जा रहा है ताप वेवलेंथ दिखने लगे। अब इसी सवाल का दूसरा रूप, धुआं ऊपर उठने के बाद फैलने क्यों लगता है? देखा कि नहीं देखा? धुआं कहीं से उठे ऊपर जाता है। बीम के नियम अनुसार ऊपर जाने पर तापमान कम इसीलिए वो देखो कितना मजेदार है ना टमाटर, बड़े मजेदार। तरंग यानी वेवलेंथ inversely proportional to ताप। यस सर। और आइडियल कंडीशन यानी केल्विन में यस वेवलेंथ लैम्डा कैपिटल यस सर। तो लैम्डा बराबर करोगे तो कितना? यस सर। तो v by p where v is equal to v constant। v निकालनी है। अब बोलो लैम्डा t is equal to v, तो v का नियम ऐसे भी बोला जा सकता है कि किसी भी उत्सर्जित विकिरण का तरंग और उसके बाद हमेशा नियत रहता है। इसे भी ठीक है। अब कोई दो टेम्परेचर का निकालना तो फटाक से ही तो लैम्डा 1 * T1 बराबर लैम्डा 2 बराबर T2। कोई प्रॉब्लम? नो सर। दो भिन्न टेम्परेचर की बोलो लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2। यस सर। लेकिन याद रहे T परम ताप है। यस सर। यानी केल्विन सेंटीग्रेड रहेगा तो केल्विन 273 प्लस डिग्री सेल्सियस जोड़ के केल्विन में टर्न करेंगे। यस सर। यस सर। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। यस सर। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स। यस सर। तो
हमें सबसे पहले यही सीखना है कि ऊष्मागतिकी कहते किसे हैं। तो आगे पहले जरा विचार करिए तो परिभाषा निकल जाएगी और परिभाषा हम आप तक पहुंचा देंगे। आपने कार, बाइक, ट्रक आदि को देखा है कभी? तो आपने देखा होगा कि ये सब की सब चलना शुरू करती हैं। यानी अभी आप बाइक स्टार्ट करोगे, आप बैठ जाओ, अपने मित्र को भी बैठा लो, अब आप बाइक को कंट्रोल करो, वो आपको जहाँ चाहोगे वहां पर ले जाएगी। इसका मतलब ऐसा ही कुछ हमें ट्रक और बस में भी दिखाई देता है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। लेकिन अब हम लोग ये विचार करें कि बाइक पर हम सवार होके स्टार्ट कर दिए, तो अब हमें हमारी बाइक एक जगह से दूसरे जगह ले, इसका मतलब बाइक में बताओ गति हो गया शुरू। अब ये सोचो कि बाइक में ये गति करने की क्षमता आई कहां से? तो तुम अगर कुछ भी जानकार हो तो यही कहोगे सर बाइक में इंजन लगा हुआ है और उस इंजन को पेट्रोल मिल रहा है और पेट्रोल है एक ईंधन और वह इसमें जाके जल रहा है। जो धुआं बन रहा है वो साइलेंसर से निकाल रहा है और इससे ऊष्मा पैदा हो रही है और वही ऊष्मा से ये कार्य हो रहा है, यानी गति हो रही है। तो ऊष्मा का गति से क्या रिलेशन है, इसका ज्ञान हमको ऊष्मा गति विज्ञान करवाएगा। ऊष्मा गति, इसका मतलब तुम्हारा बस, ट्रक, इंजन, जो बाइक है या तुम स्वयं हो, तुम्हारे में भी यही है। ये तुम सब थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आते हो और ऊष्मा पैदा हो रही है, इसलिए तुम भी गति कर रहे हो। वही हाल देखो, ये तो हम तो कह सकते हैं कि हम तो सजीव हैं, लेकिन निर्जीव में भी करो हमने ये काम कृत्रिम रूप से कर दिखाया है कि पंखा को देख लो, चल नहीं रही है, लेकिन इसमें डालो विद्युत ऊर्जा, देख लो ये भी गर्म होकर चल। इसका मतलब ये निकला कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम ऊष्मा और गति के संबंधों का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। And thermodynamics is a branch of science in which we study a relation between the heat and the motion, है ना? जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा और गति के संबंधों को अध्ययन करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि ऊष्मा को गति में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर हो ना? तो इन सब संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा करवाएगी उसी का नाम थर्मोडायनामिक्स है। अब आ गया समझ? बोला तो क्या कहेंगे हिंदी में सुन लो, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ऊष्मा के कारण उत्पन्न होने वाली गति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया। यानी thermodynamics is a branch of science in which we study the relationship between the heat and the motion. Again? Yes. आपको डाउट है? No sir. आपको प्रॉब्लम? No sir. अब यही चीज आप अपने में भी देख लो, आपकी बॉडी में क्या जा रहा है? ईंधन के रूप में जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर और मिनरल। यस सर। ये छह चीज आप खाते हैं। यस सर। चाहे दुनिया में कोई भोजन खाओ, ये छह चीज आपको मिलेगी। यस सर। अब ये जो छह चीज आप खा रहे हो, तो आपके इस सिस्टम में जाने के बाद ध्यान से सुनते हैं,
इस सिस्टम में जाने के बाद अब ये सिस्टम उसको छोटे छोटे अवयवों में तोड़ता है। यस सर। और तोड़ने के बाद कुल 3 कोशिकीय ईंधन तैयार करता है। यस सर। मैं वालों को कई बार बता चुका हूँ, तुम मैथ वाले नहीं जानते हो तो जानो, हालांकि ये 9th में तुम पढ़ के आए हो, यस। तुम्हारे माइंड में है या नहीं वो छोड़ो, नहीं है तो भी रखो। कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में टूट जाता है। यस सर। प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाता है और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। यस सर। अतः ये 4 हमारे कोशिकीय ईंधन हैं। यस सर। ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये 4 कोशिकीय ईंधन तुम्हारी कोशिका के अंदर स्टोर हो जाता है। यस सर। अब उसमें 1 ग्राम जब तुम ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो वह तुमको 7 कैलोरी एनर्जी देता है। यस सर। यानी 7 कैलोरी ऊष्मा देता है। यस सर। अब तुमने अनुभव किया होगा, खाना खाते समय देखना अचानक तुमको ठंडी लगने लगेगी और खा लेने के बाद थोड़ी देर बाद फिर शरीर गर्म होने लगेगा। ऐसा अनुभव हुआ होगा? यस क्यों? क्योंकि जब तुम शरीर में भोजन ग्रहण करते हो तो वह भोजन पानी में कुक होने के कारण यस यह जैसे ही पेट में जाता है, पेट में जठर अग्नि पैदा होती है। यस। जैसे तुमने देखा होगा हवन करते समय हवन जल रहा हो तो उसमें घी डालोगे, सुनना है, तो पहले देखना घी डालते ही हवन की अग्नि का लपट डाउन हो जाएगा। यस सर। और फिर जब घी जलेगा तो फिर दहकने लगेगा। यस। वैसे पेट के जठर अग्नि यानी कि हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। यस सर। तो जठर अग्नि जब जलती है तो हमको गर्म होता है, लेकिन जैसे ही भोजन निकले, ये भोजन जैसे ही जाके अग्नि पर पड़ी बस अग्नि की लपट डाउन हो गई, यानी ताप इसी से ठंडी हो गई, क्योंकि तुम्हारा शरीर का तापमान गिर गया। और फिर जब खाने के बाद अब ये धीरे धीरे उसको जब उसको तोड़ती जाती है तो एनर्जी रिलीज होती जाती है, इसलिए खाने के बाद फिर अब तुमको थोड़ी देर में गर्म होने लगेगा। पसीना आने लगेगा। और बताओ, अब ये ईंधन जो ग्लूकोज था अभी बताया 1 ग्राम जलने पर 7 किलो कैलोरी। प्रोटीन का जो एमिनो एसिड बना था उसके दहन से और चर्बी के दहन से 7.9 से 9.7 कैलोरी 1 ग्राम से रिलीज होती है। यस सर। इतनी ऊष्मा जनरेट होती है। आगे बस। यस सर। अब उस ऊष्मा के जनरेट हो जाने से तुम्हारी जैविक क्रियाएं चलती हैं और तुम हिलते डुलते हो, काम करते हो। यस। इसका मतलब मेरा भी शरीर एक सिस्टम है जिसमें ऊष्मा का रूपांतरण गति में हो रहा है। इसी से मेरे शरीर के सारे ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। यस सर। फेफड़ा फूल मचक रहा है, हार्ट फूल मचक रहा है, रक्त दौड़ रहा है, और हम भी दौड़ रहे हैं इधर से उधर। तुम भी स्कूल से घर अब घर से गति करके ही तो आते हो। ये हो, बस यही सिस्टम हमने आर्टिफिशियली, बताओ, बाइक के इंजन में डाल दिया, यस सर। ट्रक में डाल दिया, यस सर। ट्रक भी दौड़ रही है। यस सर। इसका मतलब कि अगर हम ये चाहते हैं कि ऊष्मा को किसी मोशन में टर्न किया जाए तो इट इज पॉसिबल ओनली इन सच ए कंडीशन व्हेन ए सिस्टम इज मेड। यानी जब तक सिस्टम नहीं तैयार किया जाएगा तब तक ऊष्मा को गति में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हमको मतलब ये जानना होगा कि सिस्टम जानना होगा। सिस्टम क्या होता है? यस सर। तो जानते हैं यस। सिस्टम यानी तंत्र। और फिजिक्स की भाषा में, हिंदी में इसे निकाय कहा जाता है।
बायो की भाषा में तंत्र कहा जाता है। तो हम हर एक टर्म्स बोल दे रहे हैं ताकि आपको चीजें तो सिस्टम यानी कि तंत्र, ठीक है। Yes, sir. अब चलिए देखते हैं तंत्र कैसे बनेगा। तो अर्पिता खड़ी हो जाओ। अगर हम तुम्हारे घर आए तो चाय पिलाओगी कि भगा दोगी? पिलाओगी। चलो अब देखते हैं चाय कैसे बनाती है, ठीक है। Yes. अब देखो अर्पिता की मैंने हेल्प ली है और अर्पिता एक सिस्टम क्रिएट करने जा रही है। Yes. जब खुशी के अभी घर आएगी तो पिलाएगी, बट यहाँ देखो अभी मुझे एक जगह से चाय मिल रही है तो मैं तुम्हारे घर अभी बाद में आता हूँ। चले बेटा? Yes, sir. अब पकड़ो, चाय बनाने के लिए इसने एक पात्र ले लिया। Yes, sir. और पानी वाला चाय पियोगे? दूध वाला? ये भी जानते हैं कि कुछ तरजीह दिया ना है कि आदो जितना बढ़िया हो सकता है। राइट से बच्चा? Yes, sir. तो अब इसमें हमने दूध डाल दिया Yes. और क्या डालने मर्चा? Yes, sir. तो बताओ क्या डालें? Yes. चाय पत्ती, चीनी चीनी। और इसको ढक्कन से ढक दिया जाए। Yes, sir. बोलो चाय बन जाएगी ना? Yes, sir. तब से पिया चुकी चाय। यस इसने तो अभी खाली ईंधन जुटाया, आग तो लगाया ही नहीं। तो बताओ कैसे तुम्हारा तुमको उष्मा को कन्वर्ट करना है? Yes, sir. अभी तो तुमने चूल्हा जलाया नहीं तो बनेगा। यस सर आदि आगे बस Yes, sir. तो अब इन्होंने एक बर्नर जला दिया, अपना स्टोव जला दिया। Yes, sir. अब बोलो, अब इस स्टोव से ऊष्मा पहले बर्तन को मिलेगी, Yes, sir. फिर ये अणुओं को मिलेगी। Yes, sir. और अभी कुछ दिन पहले मैंने अणु संबंध विधि बताई। Yes, sir. बताओ अणु का आयतन प्रसार होने से ऊपर जाएगा। ऊपर से नीचे को अब ऊष्मा के कारण यहाँ वेपर बनेगा। Yes, sir. ऊपर से वायुमंडलीय दाब आ जाएगा। Yes, sir. जैसे ये दाब बढ़ेगा, बताओ वो पिस्टन को यानी ये ढक्कन को उठा के ऊपर कर देगा। Yes, sir. बताओ ये पूरा सिस्टम वर्क करने लगा कि नहीं? Yes, sir. नहीं कर रहा? सिस्टम वर्क कर रहा? Yes. अब पकड़ो, तो बोलो इस सिस्टम को क्रिएट करने में चाहिए था ये पात्र, ये चूल्हा, ये आटे समान हो गया, Yes, sir. ये ढक्कन, और तब जाकर ये एक सिस्टम बना जिसमें ऊष्मा देने से मोशन हुआ। Yes, sir. इसका मतलब सिस्टम किसे कहते हैं? मिल गया ना? Yes, sir. भिन्न भिन्न अंगों यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं के सामूहिक संगठन जिसमें ऊष्मा को गति में बदला जाए उसे नहीं कर सकते। Yes, sir. अब बोलो आ गया कि नहीं? Yes, sir. अभी प्रॉब्लम है? No, sir. हाँ, ये भी सिस्टम ही है। अब देखो ये नाक पोछने का सिस्टम है। अब पकड़ो, जान रहे सिस्टम? Yes, sir. भिन्न भिन्न भागों से मिलकर बना हुआ वह व्यवस्था जिसमें ऊष्मा को गति में टर्न किया जाता है उसी को हम Yes, sir. आगे आप समझ यानी वह व्यवस्था जिसमें ऊष्मा को गति में बदला जा सकता है उस व्यवस्था को हम निकाल Yes, sir. और इसी व्यवस्था से आपका कुकर बना हुआ है Yes, sir. जो रोज ही अप डाउन करता है। Yes, sir. सही है? Yes, sir.